प्राइम वीडियो की सीरीज़ राख हमने रिसेंटली देखी और उसको रिव्यू किया था। वो एक छोटा रिव्यू था, अब हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आप पहले उस सीरीज़ को देखें, उसके बाद इस नोट्स वीडियो को आप देखें। इसमें कुछ स्क्रिबल किए हुए रफ ऑब्जर्वेशंस मेरी तरफ से हैं, तो आप भी देखें और आप भी इस पे चर्चा करें। तो मुझे राख देखते हुए एक आयरिश सीरीज़ की याद आई, डबलिन मर्डर्स। 2019 में आई थी। बीबीसी की इस साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा में एक 13 साल की लड़की की लाश मिलती है जंगल में। 20 साल पहले भी ऐसा हुआ था। 3 बच्चे जंगल गए थे, सिर्फ एक खून से सना बच्चा ही वापस लौटा, बाकी 2 बच्चे कभी नहीं लौटे। अब आयरिश पुलिस के 2 डिटेक्टिव जांच करते हैं कि ये हत्या किसने की है। बड़ी ग्रिपिंग एटमॉस्फेयर की ये सीरीज़ थी, आप इसको ज़रूर देखें। वहीं राख की कहानी 1978 की दिल्ली में खुलती है। यहाँ रहता है अरोड़ा परिवार। लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा 1971 की जंग के वॉर हीरो, उनकी वाइफ मोना जो दिल्ली की एक स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, साहिल और सुमन। एक दिन बच्चे रोज़ की तरह बाहर जाते हैं लेकिन घर लौटकर नहीं आते। जानकारी मिलने पर पुलिस सतर्क हो जाती है क्योंकि बड़ा केस हाई प्रोफाइल है। एसआई जयप्रकाश को जंगल में सुराग मिलता है। बच्चों के साथ कुछ नृशंस हो गया होता है। बीते कुछ वर्षों में भारत में हुआ ये सबसे संगीन अपराध माना जाता है। जयप्रकाश पता लगाते हैं कि ये किसने किया है। डबलिन मर्डर्स या दुनिया में बनी 50 के करीब जो बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज़ हैं, राख उन सब में अपनी डिस्टिंक्ट जगह पर खड़ी नज़र आती है। कैसे? कुछ वजहों से। एक, क्रिएटर राइटर अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत रंगा और बिल्ला की जो दुर्दांत कहानी है उसको उठाते हैं और उसके समानांतर 2 नए अपराधियों का निर्माण करते हैं। दूसरा, वे अपने अपराधियों को नृशंस घिनौना दिखाते हुए भी कुछ मानवीय रखते हैं। उसकी मेकिंग दिखाते हैं कि ये इतने वहशी कैसे बने। सीरीज़ देखते हुए ये भी लगता है कि दोनों सैल्वेजेबल हैं, इनका पुनर्वास हो सकता है, इन्हें पुनः इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन फिर ये भी लगता है कि सिवाय इनके वध के कोई चारा नहीं है। तीसरा, जब अदालत में इन्हें सज़ा सुनाई जा रही होती है तब डायरेक्टर इनका चेहरा नहीं दिखाते। वे नहीं दिखाते कि इन्हें अपने किए पर पछतावा है, क्योंकि हमारा जो भीड़ मन है, हमारा जो पीड़ित मन है, वो चाह रहा होता है कि दोषी माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए, पीड़ा भोगे। ये एक सस्ता और कारगर सिनेमाई ट्रोप भी है और अपराध को नहीं, अपराधी को मार कर खुश हो जाने का एक कुचक्र भी है जो हमारे मस्तिष्क में चलता है। चौथी वजह, किसी भी क्राइम या इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा में ये जॉनरा या फिर हथियारों की खोज ही पर्याप्त मटेरियल होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन ये सीरीज़ एक कॉन्शियस कॉल लेते हुए कुछ सार्थक करती है। वो 2 सबसे अच्छे केंद्रीय पात्रों के तौर पर 2 हाशिए पर पड़ी पहचानों को चुनती है, जैसे कि इस क्राइम की जांच कर रहा एसआई दलित है और इस हत्याकांड को रिपोर्ट करने वाली जो मुख्य पत्रकार है और उसकी जो प्रेमिका है वो अल्पसंख्यक है। यही नहीं, हत्यारों की जांच करते हुए एसआई जयप्रकाश ये पाता है कि उससे अवसर छीनने की कोशिश की जा रही है, संभवतः उसकी दलित पहचान के चलते, और वो उसे अपनी तई अपने ढंग से फाइट बैक करता है और अंततः अपनी आइडेंटिटी के साथ सहज भी हो जाता है। 2025 में आई सीरीज़ ब्लैक वारंट में रंगा और बिल्ला पर एक पूरा एपिसोड था जब उन्हें तिहाड़ ले जाया जाता है फांसी देने के लिए। राख में उनके शायद सबसे मुकम्मल प्रतिरूप हमें नज़र आते हैं, बाबू और रज्जो। बाबू महाराष्ट्रियन है और रज्जो हरियाणा से है। इनके कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट से भरे हैं, रियल हैं, रिच हैं, ड्रामेटिक हैं, अपनी प्रस्तुति में नवीन हैं, मन को बांधते हैं। इनमें बाबू मुख्य है जो सारे अपराध करता है और रज्जो न चाहते हुए भी उसके साथ बहता चला जाता है। बाबू को बहुत कुशलता से लिखा गया है, रचा गया है। एक सीन याद आता है जब ये लोग कार चोरी कर रहे होते हैं और रज्जो उसको रोकता है, तो बेधड़क बाबू बेफिक्र होकर कहता है, माँ की कोख से भी निकलने का न तो फिर बन ठन के निकलने का। ये जीव टोटल रिस्क टेकर है। जोखिम और परिणाम जैसे शब्द क्या होते हैं इसको पता नहीं है। बाबू और रज्जो का जो पैर है, बड़ा अद्भुत पैर है। ऐसा अद्भुत पैर मैंने कभी किसी फिल्म या सीरीज़ में नहीं देखा। 2 पिसे कुचले दोस्त, प्रेम की अपनी परिभाषा करते प्रेमी, नृशंस हत्यारे, लेकिन ऐसे कि उनका जो लव है वो संवेदना जगाने लगता है। उनसे नफरत भी होती है, उनसे प्यार भी होता है, तरस भी आता है। बाबू रज्जो को हर पहली लाइन में डार्लिंग कहता है और हर अंतिम लाइन में गाली देता है, जो गाली नहीं प्यार भरा आलिंगन लगती है। बाबू के रोल में आकाश मखीजा हैं। उनका परफॉर्मेंस साल के बेस्ट परफॉर्मेंसेस में आसानी से जा खड़ा होता है। उन्होंने एक ऐसे जीव का पात्र निर्मित किया है जो जहाँ से गुजर जाता है वहाँ बर्बादी और रुदन के सिवा कुछ नहीं बचता, और वो जिसे छू देता है उसकी मृत्यु तय है। जिसने उसका चेहरा देख लिया या आवाज़ भी सुन ली तो खौफ से भर जाता है।
सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जो बाबू के आगे सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, उसके एकदम निकट होता है, उसका स्पर्श भी पाता है, उसे उकसाता भी है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को भी दबाता है, लेकिन बाबू उसे कभी चोट नहीं पहुंचाता, हर्ट नहीं करता। वह होता है रज्जो, क्योंकि रज्जो ही है इस सकल हंस में जिसने उसे अहमियत दी, उसे प्यार दिया। बाबू की माँ और बाबू की प्रेमिका तक भी उसे कभी नहीं कहते कि वे उससे प्यार करते हैं, लेकिन रज्जो कहता है। बिना रज्जो के दुनिया बाबू के लिए नहीं है। वो तो यहाँ किसी ज़ॉम्बी की तरह भटक रहा है और रक्त पी रहा है सबका। अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत की राइटिंग, आयुष त्रिवेदी के डायलॉग्स, प्रोसित का डायरेक्शन और सौम्यानंद शाही का छायांकन इस केमिस्ट्री को जिंदा करता है। आकाश मखीजा जिन्होंने बाबू का रोल प्ले किया और अमनदीप यादव जिन्होंने रज्जो का रोल प्ले किया है, उनकी एक्टिंग नायाब है। डायरेक्टर डेविड फिंचर और जो पेनहॉल ने एक सीरीज़ बनाई थी माइंड हंटर। ये एक रेयर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर थी जो हत्यारों, सीरियल किलर्स के मस्तिष्क को खोल कर दिखाती थी। ये FBI में एक नई यूनिट के फॉर्मेशन की कहानी थी, बिहेवियरल साइंस यूनिट, जिसमें नृशंस हत्यारों से इंटरव्यूज़ किया जाता था और उनके बिहेवियर के आधार पर उनकी प्रोफाइलिंग की जाती थी कि उसने जो भी किया है वो क्यों किया है। इसमें एडमंड केपर का एक रियल लाइफ कैरेक्टर होता है जो 15 की उम्र में अपने दादा दादी की हत्या कर देता है, और जब मानसिक चिकित्सालय से छूटता है तो उसके बाद वो एक मर्डर स्प्री पे निकलता है और 8 लोगों की हत्याएं और करता है। अपनी माँ की भी वो हत्या करता है। वो अपनी महिला विक्टिम्स को डिकैपिटेट करता था और उनकी खोपड़ियों के साथ यौन क्रियाएं करता था। जेल में उससे बात की गई तो पता चला कि ऐसा वो कैसे बना था। उसकी माँ उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर अब्यूज़ करती थी, उसे नीचा दिखाती थी। फिर वो हिंसा की फैंटेसीज़ के ज़रिए अपनी भड़ास निकालने लगा। उसमें एक विध्वंसक बिहेवियरल एक चीज़ पनपने लगी। राख में हम बाबू को शुरू से ही एक एब्सोल्यूट इविल के तौर पर देखते हैं, जो जनजात ऐसा करता लगता है। लेकिन बीच बीच में कुछ बारीक पल आते हैं जब उसकी निर्मिति पकड़ी जा सकती है, जैसे जब वो अपनी माँ के साथ कुछ बुरा करता है, और वो तब बुरा करता है जब उसे इस बात का जवाब नहीं मिलता कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो माँ। लेकिन उसकी निर्मिति एकदम क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर हो जाता तो राख अपने क्राइम ड्रामा एलिमेंट में कमज़ोर पड़ जाती। बाबू को एक एक्सट्रीम ध्रुव पर जो खड़ा इस सीरीज़ को करना था। अब दर्शकों के सामने एक दैत्य है जिसको दिखलाना था, या फिर क्या इस सीरीज़ की रिसर्च में ये पाया गया कि कुछ केसेस में अपराधी एब्सोल्यूट इविल ही होते हैं। राख में बाबू और रज्जो के जो कैरेक्टर हैं वो रंगा और बिल्ला से कहीं ज़्यादा मुझे चार्ल्स स्टार्कवेदर और कैरल फ्यूगेट के कैरेक्टर्स पर बेस्ड ज़्यादा लगे। 18 साल के स्टार्कवेदर और 14 साल की कैरल ने 1958 में अमेरिका के नेब्रास्का और वायोमिंग में 11 हत्याएं की थी। इनमें एक 2 साल की बच्ची की हत्या भी शामिल थी। 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आई थी द 12th विक्टिम। इसमें डायरेक्टर निकोला मार्क्स दिखाती हैं कि कैरल ने जानबूझकर हत्याएं नहीं की थी, बल्कि वो स्टार्कवेदर के खौफ में थी और वो कुछ नहीं कर पाई। माने 11 हत्याएं तो हुई, लेकिन एक 12वां पीड़ित भी था और वो 12वां पीड़ित कैरल थी। कैरल का तो पता नहीं, लेकिन राख में रज्जो का कैरेक्टर ज़रूर वो 12th विक्टिम हैं। वो बाबू के प्रभाव में, उसके डर में और उस केओस में ही तमाम हत्याओं का सहभागी बनता है। वो अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो आप ज़रूर देखें। राख का ट्रेलर हाल ही के दौर के सबसे इम्पैक्टफुल ट्रेलर में से मुझे लगा। इसमें सबसे पावरफुल वो बात थी जो एक गीत के रूप में आती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, खुद पे हौसला रहे, बदी से न डरें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब आप इसे सुनते हैं तो सन्निपात सा हो जाता है। वो पूरे नैरेटिव को ऐसे क्रिसेंडो पर ले जाता है कि सिनेमाई मादकता का कोई पार नहीं रहता। मन इसे यूं प्रोसेस करता है कि कुछ उमड़ घुमड़ है, एक ईविल की आहट है, 2 बच्चे हैं जो घर नहीं लौटे, संभवतः उनकी हत्या हुई है। ऐसे में पुलिस तो खोजेगी तब खोजेगी, लेकिन उससे पहले ये एक प्रार्थना गीत तो है जो हमें शक्ति दे रहा है, जो शायद कुछ ईविल होने से रोक देगा। यहाँ एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है जो अनजाने में सिर पर सवार हो रही होती है। वो ये कि ये 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी का प्रार्थना गीत था, जिस गुलजार ने लिखा था। म्यूज़िक वसंत देसाई का था। मेरे लिए ट्रेलर ही मैजिक कर गया था, लेकिन यही सबसे पावरफुल तत्व सीरीज़ में कहीं नहीं नज़र आता, किसी एपिसोड में नज़र नहीं आता है। ये सीरीज़ के पूरे अनुभव को बड़ा प्रभावशाली बना सकता था। सीरीज़ की राइटिंग में कई चमकीले पल आते हैं, जैसे जयप्रकाश जाटव के कैरेक्टर को आप ले सकते हैं, इसकी राइटिंग को ले सकते हैं। जेपी सब इंस्पेक्टर है, सुंदर है, जवान है, स्ट्रगलिंग है, फ्रस्ट्रेटेड है, कोमल है, जेंटलमैनली है,
और एक गुब्बार अपने भीतर समेटे है। उसके पिता हैं घनश्याम जी, जिसको राकेश बेदी ने प्ले किया है। पुलिस में रहे हैं 40 साल, लेकिन पहचान इतनी है कि मटन बहुत अच्छा बनाते हैं। बतौर पुलिसकर्मी उनके काम की कोई पहचान नहीं है। जेपी नहीं चाहता कि कभी उसके साथ ऐसा हो, वो तरक्की करना चाहता है। जेपी हमेशा चिढ़ता है कि जब उसके पिता के मटन का ही सिर्फ जिक्र हर समय होता रहता है, लेकिन वो स्माइल करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। कहानी में काफ़ी आगे उसे केस से जब हटा दिया जाता है तो भाव विह्वल हो जाता है वो, और रात को एक दिन घर में खाना बना रहा होता है तो उसके पिता आते हैं, कहते हैं तुम कहो तो एसपी साहब से बात करें हम। तो जेपी कहता है कर सकते हैं, एसपी साहब को मटन भिजवा देते हैं, काबिलियत से न सही मटन से ही केस वापस मिल जाए। तो पिता बेटे का ताना समझ लेता है, कहता है कि आँच धीमी करो ज़रा। यहाँ लेखक एक कमाल की चीज़ करते हैं, वो चूल्हे की आँच के अलावा जयप्रकाश के भीतर जो आग जल रही है उसकी आँच की भी बात कर रहे होते हैं। उसके पिता कहते हैं हम जहाँ से आते हैं ना जयप्रकाश, वहाँ अपने हाथ का बना खाना भी किसी को खिलाना एक बहुत बड़ी जंग थी, और अब लोग इन्हीं हाथों से बने खाने के मुरीद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो जेपी पूछता है इस जीत से क्या बदला है। तो पिता के रोल में इस पात्र को मात्र अपनी मौजूदगी से एलिवेट कर जाने वाले राकेश बेदी कहते हैं, अब हर इंसान अपने हाथों में तलवार लेकर तो पैदा नहीं होता ना बेटा, हमारे हाथ में कड़छी आई तो हम कड़छी से ही लड़ दिए। तुम्हारे हथियार क्या है ये तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बेहद सुंदर, सुदृढ़, समझदार राइटिंग का ये नमूना है। राइटिंग का एक और सुंदर पल तब आता है जब जेपी अपनी प्रेमिका और दिल्ली नमा अखबार की जर्नलिस्ट निसार से बात कर रहा होता है। कहता है बचपन में मुझे अंधेरे से डर लगता था तो मेरी माँ मुझे अपना पल्लू पकड़ा देती थी और डर गायब हो जाता था। अब रज्जो बाबू के करीब जैसे जैसे जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, तो अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है और माँ का कोई पता नहीं है। या फिर आप राइटिंग में वो पल लीजिए जब निसार बाबू की जो मर्डर्स और नृशंसताएँ हैं उनको जानने के बाद जेपी से कहती है ये इंसान नहीं है, शैतान है। तो जेपी कहता है कि शैतानी तो बच्चे करते हैं, ये तो बीमारी है। यहाँ सीरीज़ इस एक शब्द से एक बहुत ही अलग स्टैंड लेने का प्रयास करती है। वो उसको शैतान नहीं कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि उसमें कोई बीमारी, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। दो नवीन चीज़ें भी राइटिंग में होती दिखी। एक तो मैंने पहली बार ऐसा सवाल इंडियन क्राइम ड्रामा जॉनरा की फिल्मों या सीरीज़ में उठते देखा जिस पर अक्सर बहुत गौर नहीं किया जाता है। जैसे जब जेपी कहता है कि ये बुराई, ये अंधेरा हमारे आसपास फैलता ही जा रहा है, इसे कोई भी पुलिस, इसे कोई भी कोशिश क्या कभी रोक पाएगी। तो निसार इसका जवाब देती है और एक सॉल्यूशन भी देती है। आप सीरीज़ देखिएगा और आपको वहाँ वो जवाब मिलेगा। आमतौर पर अपराध के सॉल्यूशन कम ही दिए जाते हैं, सिर्फ अपराधी के ही सॉल्यूशन दिए जाते हैं, उनको मार दो या उसको फांसी चढ़ा दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अपराध एक होता है, फिर एक अपराधी पनपता है उसमें से, उसका कोई इलाज कभी नहीं मिलता है। दूसरा, मैंने इससे पहले किसी फिल्म या सीरीज़ में नहीं देखा कि जहाँ से कोई अपराधी आए उस क्षेत्र या देश को डिमोनाइज या स्टीरियोटाइप न किया जाए। इस सीरीज़ में जब एसआई जयप्रकाश रज्जो के गाँव पहुँचता है और वहाँ तफ्तीश करके लौट रहा होता है तो हरियाणा का एक एएसआई होता है हलावत, वो कहता है सर जी हमारा सोनीपत ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बड़े ही सीधे हैं, बढ़िया से बढ़िया फसल में भी तो कीड़ा लग ही जाता है। राख में अली फजल, आकाश मखीजा, रमनदीप यादव के अलावा हर छोटे से छोटे पात्र की कास्टिंग उम्दा है। सबकी अदाकारी कहानी में कुछ नया जोड़कर जाती है। साहिल और सुमन के रोल में विवान और दिव्या शर्मा याद रह जाते हैं। इनमें भी दिव्या बहुत पोटेंशियल वाली एक्ट्रेस है और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग से सराबोर वो लगती हैं। साहिल और सुमन के माता पिता के रोल में सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर हैं, वो बेमिसाल हैं। आपके बच्चों के साथ कुछ नृशंस हो गया है और आप अब रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। जब ये सवाल किसी एक्टर को दिया जाता है तो उसका रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है और अक्सर नवीन और इनोवेटिव निर्वाह देखने को यहाँ नहीं मिलता है। पर आमिर बशीर और सोनाली दो अलग अलग सीन्स में जैसे फपकते हैं या जैसे टूटते हैं, वो देखकर सिर भारी हो जाता है, आंखें गीली हो जाती है। ये लाजवाब करने वाला, इम्प्रेसिव होता है और बड़ा लो की सा परफॉर्मेंस होता है। तब सीरीज़ अपने क्राफ्ट्स में इनविजिबल हो जाती है और यथार्थ पर कहानी ही बची रह जाती है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सीरीज़ या फिल्म के लिए। राख को आप प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं। ये साल की बेस्ट सीरीज़ में से एक है। आप भी अपने नोट्स शेयर करिएगा, आपने क्या स्क्रिबल किया फिल्म देखते हुए, सीरीज़ देखते हुए कभी, और उसे शेयर करें, उस पर डिस्कस करें। शुक्रिया।